नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एनएम टॉक्स पर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 निराला भाई को पढ़ना प्रारंभ किया था। वहाँ हमने पढ़ा महादेवी वर्मा के जीवन परिचय और 2 परिच्छेद को हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ा। तो आइए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए बाकी परिच्छेद को भी हम संक्षिप्त रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार से अतिथि बनकर निराला जी के यहाँ पर आए हुए थे और निराला जी ने उनका आदर सम्मान किया। अब आपके समक्ष जो परिच्छेद है उसमें भी 2 दृश्य हैं, एक मैथिली शरण गुप्त के आवभगत में और दूसरा सुमित्रा नंदन पंत के प्रति निराला जी की चिंता। आइए लेखिका क्या बताती हैं हम देखते हैं। तारों की छाया में एक शांत प्रिय सरल स्वभाव, ये मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा गया है। एक विद्रोह करने वाला, ये निराला जी के बारे में कहा गया है। 2 महाकवियों ने एक दूसरे से क्या कहा सुना होगा, ये लेखिका कहती हैं मुझे भी नहीं मालूम, परंतु हाँ, गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर वे लेखिका को उनके कुशल मंगल से पहुंच जाने का समाचार बताना नहीं भूलते। लेखिका बताती हैं कि ऐसे समय के कमी की अभाव कभी नहीं रहती थी जब वे अचानक पहुंचकर कहने लगते कि मेरे इक्के पे कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अगर कोई अतिथि उनके घर आ जाए उस समय उनके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी की झलक देखने को मिलती थी। जो मेहमान अपना घर समझकर आते हैं, क्या उनसे वो ये कह दें कि भोजन करने दूसरों के यहाँ जाए? ऐसा स्वभाव उनका नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ भोजन करवाने की व्यवस्था नहीं है, ये कह दे तो ठीक नहीं होगा। अपने अतिथियों के लिए भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने मेहमानों के लिए खुद करते थे, जिन्हें वे देवता मानते थे। उनके लिए सारे कार्य स्वयं खुशी से करते थे। आदर सम्मान की नज़र से निराला जी में वह प्राचीन संस्कार है जो इस देश के गाँव में किसानों में मिलता है। उनके हृदय की गहराई को जानने का एक अवसर फिर लेखिका को मिला। आइए देखिए कौन सा अवसर मिला। अब हम दूसरा दृश्य देखने जा रहे हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड बुखार से बीमार थे। इसी दौरान बिना सही जानकारी प्राप्त किसी समाचार पत्र ने उनके मृत्यु की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी ऐसे ही अचानक कभी भी लेखिका के घर आ गए। अब लेखिका उनसे समाचार छिपाने का मौका तक न पा सकी। अभी हालत ये हुई कि लेखिका को भी इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर निराला जी ऐसे समय पर अपना विवेक ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पे बैठ गए और छिपी हुई अपनी चिंता पीड़ा की लहर के स्पर्श से मानो जैसे पत्थर में बदलने लगे थे। उनकी झुकी पलकें, नजरें से घुटनों पर आंसू की बूंदें चमक चमक कर गिर रही थी, मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि देवता की मूर्ति से जूही के फूल झड़ झड़ के गिर रहे थे। लेखिका कहती है, मैं खुद ही इस खबर को सुनकर अधीर हो रही थी, लेकिन निराला जी को आश्वासन देने के लिए मुझे खुद भी अपने ऊपर धीरज रखना पड़ा। लेखिका ने निराला जी से कहा, मैंने ठीक समाचार जानने के लिए उन्हें तार दिया है। वे एक ही अवस्था में यह सुनकर बेचैन हो उठे और वो तब तक उनके घर के सामने बैठे रहे जब तक लेखिका ने गेट बंद होने का समय ना आ गया। तो आपने देखा इस परिच्छेद में इतना ही दिया हुआ है, इस परिच्छेद में इतना ही बताया है कि किस प्रकार से उन्हें मित्रता भाव की चिंता है और लेखिका ने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा, वह स्वयं ही आश्चर्य हो गई। अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां आप अपने समक्ष देख रहे होंगे आकलन दिया गया है। आपको संजाल कृतियां दोनों दी गई है और उसके साथ में आपको शब्द संपदा दिया गया है, जो मैंने उत्तर लिख दिए हैं, तो आप देखकर लिख लीजिएगा। अभिव्यक्ति आपके समक्ष है, अभिव्यक्ति भी आप देखकर उस पर अपने विचार जरूर लिखिएगा। आइए अब हम अपने अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि निराला जी जब तक गेट बंद नहीं हो गया महादेवी वर्मा जी के घर का, तब तक वहाँ इंतज़ार करते रहे। अब देखिए क्या होता है। सवेरे 4 बज गए गेट खटखटाकर। जब उन्होंने तार के उत्तर
के बारे में पूछे, तब लेखिका को मालूम पड़ा कि वे तो रात भर पार्क में खुले आसमान के नीचे ओस की भीगी घास पर ही बैठे रहे, सुबह का इंतजार करते रहे। उनकी मौन पीड़ा जब कुछ बोलने की हालत में हुई तो बस उन्होंने इतना ही कहा, हम भी गिरते हैं, यानी अब सोने के लिए जा रहा हूँ। पंत के कुशल मंगल की चिंता काफी दुखदायक था, पर अब यह सब सोचकर थकान हो रही है। लेखिका सोची कि पुरस्कार में मिले पैसों का कुछ भाग भी क्या अपने उपयोग में नहीं ला सकते। यह पूछना बड़ा ही सरल था, लेकिन ये विश्वास भी पूरी तरह से उन्हें था कि उसका उत्तर क्या मिलेगा ये भी निश्चित था। ये अपने लिए उसका उपयोग करना बिल्कुल भी अनुचित समझते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास लेखिका के असफल ही रहे। उनको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि लेखिका ये समझती थी यदि निराला जी भी हमारी कल्पना के सांचे में, आकार में, रूप में समा जाते तो उनकी विशेषता ही क्या रहती थी। वो सबसे भिन्न है, वो सबसे अलग है। निराला जी अधिक दानशील व्यक्ति हैं। उनके दान देने की इस प्रक्रिया में साहित्य जगत में हमेशा उन पर हंसी मजाक भी होता था। हंसी के साथ एक स्थिति में उनसे कहा गया, तब तो ऐसा लग रहा है कि आपको पका हुआ भोजन खाने की जरूरत ही पड़ेगी। बड़े ही दुखी हुए निराला जी और दुख के साथ अपनी गलती का एहसास होने पर अपने हृदय को शांत कर मन बहलाने की धारा उनके हृदय में बह रही थी। निराला जी ने उत्तर दिया कि पका पकवान तो अब भी खाते हैं, जिसकी खजाने से साहित्य का जमा किया धन से धनवान हूँ। निराला जी ने पका हुआ रोटी मांग कर ही जीवन निर्वाह किया। इस तीखे सच्चाई पे आने वाला समय विश्वास कर सकेंगे यह कहना बहुत ही कठिन है। आइए निराला जी के अब देखिए चरित्र चित्रण को हम पढ़ते हैं। इनका चरित्र चित्रण कैसा था। लाल मिट्टी से लगा मैला गंदा धोती, ऊपर कोई रंग न डाले थे। लेखिका को पता नहीं, फिर एकादशी के सवेरे नहाकर हवन आदि कर जब वे निकले तो गेरुए रंग का पोशाक पहन चुके थे। तौलियों की कमी थी और कपड़ों के रंग में अधिकता न होने के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं बल्कि उनका जो विशाल शरीर था वो भी लाल खड़िया जैसा हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि सुनहरे धूप में धुला लाल मिट्टी के पर्वत का कोई चोटी पे खड़ा हुआ व्यक्ति है। बोले, अब ठीक है। जहां पहुंचे और नीम पीपल के नीचे बैठ गए। 2 रोटियां मांगी और फिर खा लिए और अपना गीत लिखने में लग गए। इस परिच्छेद में बेटा केवल इतना ही बताया गया है। आइए अब हम स्वाध्याय देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर स्वाध्याय देख रहे होंगे, जहां पर दिया है संजाल पूर्ण कीजिए। जितना संजाल बन पाया है इस परिच्छेद से मैंने उतना संजाल बनाया है। दूसरा संजाल भी दिया गया है, जहां पाश्चात्य के संदर्भ में निराला जी के उत्तर दिए, तो आपके समक्ष उत्तर दिया गया है। इसी स्वाध्याय को निरंतर जारी रखा है, जहां आप देखेंगे शब्द संपदा है, समानार्थी शब्द आपको दिए हैं, उसके उत्तर भी आपको दिए गए हैं। फिर अभिव्यक्ति दी गई है कि गरीबी मनुष्य के जीवन में विकट समस्या है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि गरीबी मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं, इस पर आपको विचार लिखना है। आइए अब हम आगे परिच्छेद को बढ़ाते हैं। अब हम निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जो लेखिका ने अपने संस्मरण में बताया है। तो आइए बेटा, मैं परिच्छेद आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस परिच्छेद में क्या दिया गया है। इसमें लेखिका बता रही है कि हर विचार दृष्टि से नए तरीके से काट छाट कर अगर इसका समापन करूँ तो कैसे होगा, ये विचार सोचते सोचते लेखिका ने उत्तर दिया कि आपके संन्यास से इतना ही लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, लाल कपड़ा गंदा नहीं दिखेगा, पर नुकसान यही है कि न जाने कहाँ कहाँ आपके घर में छत डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि धूप और बारिश से पूरी तरह रक्षा करने वाला नीम पीपल के पेड़ कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या इस देश के ज्ञानी और महात्मा जैसे बालकों को केवल कण बनाकर ही रखना चाहती है ये माँ, और क्या इस राह पर पहले कदम रखने की शक्ति उसने निराला जी को ही पाया है, यानी निराला जी को ही चुना है। निराला अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विद्रोही व्यक्तियों से तालमेल बनाए रखने के गुण भी हैं।
उन पर ढीला ढाला शरीर हृदय देखने वालों के हृदय में आतंक उत्पन्न कर देता है, जो उनके चेहरे से सीधे अपनापन दूर करती चली आती है। सच्चाई का रास्ता सीधा है, दलील और शक के घुमाने वाले राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन की सच्चाई देखने वालों को हम बच्चों जैसा ही विश्वास सीधे उनमें भी पाते हैं। और निराला जी भी कुछ ऐसे ही थे। किसी अन्याय के प्रति बदला चुकाने के लिए उनका हाथ लिखने के लिए पहले ही उठ जाता था, और लिखावट हाथ से अधिक मजबूती आघात कर सकती है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। पर उनकी आंखों की स्वच्छता और आंखों में कोई गंदापन नहीं, लहरें जो है वो उस गंदगी की आगमन देती भी नहीं थी। होठों की स्थिति खींची हुई रेखाओं में कोई दुविधा ही नहीं, उसकी छाप भी नहीं देखी जा सकती थी। उनमें हिंसक व्यवहार की कलापूर्ण या नफरत की सिकुड़ने की अवस्था नहीं मिल सकती थी। हिंसा और डर में वैसा ही संबंध है जैसे पेड़ की जड़ों में अज्ञात रस और उसके फल से ज्ञात स्वाद में। निराला जी किसी से डरते नहीं थे और किसी के प्रति हिंसक होना उनके लिए संभव नहीं था। उनके तीखे व्यंग की चमकती रेखाओं के पीछे पानी से भरा आकाश शुभ संकेत प्रमाण रहा था। निराला जी विचार से क्रांति की योजनाएं बनाने वाले और स्वभाव से विद्रोही हैं। वे उस तूफान के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाते हैं। उस धीरे हवाओं जैसे नहीं जो महक मिले न मिलने पर गंदगी बदबू का भार ढोते फिरते हैं। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते हैं उसके प्रति उनका थोड़ा भी मोह लगाव नहीं रहता था, तो भले ही खराब वस्तुओं के साथ अच्छी वस्तुएं क्यों न नष्ट हो जाए। अब आप अपने समक्ष इस परिच्छेद का स्वाध्याय देख रहे होंगे। मैंने स्वाध्याय दे दिया है, आप देख लीजिए। और इस आपको मैंने संजाल कृति दे दिए हैं, शब्द संपदा भी दे दिया है, तो आप इसे देखकर लिख लीजिएगा। इस परिच्छेद का अभिव्यक्ति है कि मनुष्य का इतिहास क्रूर और नासमझी है। इस कथन को आपको लिखना है, यानी इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो आइए अब हम अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं और अगला परिच्छेद मैं आपको समझाती हूँ संक्षिप्त रूप से। उनका मनुष्य शत्रुता पर आधारित नहीं था। हम इनके व्यक्तित्व के बारे में अब हम संक्षिप्त रूप से जानना प्रारंभ कर रहे हैं, जो महादेवी वर्मा आपको बता रही हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। उनका विरोध शत्रुता पर आधारित नहीं था, पर चोट कठिन होती है। इसके अलावा उनके विचार और कार्य के बीच में ऐसी साफ कड़ियां नहीं रहती जो विचारों के कारण और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बुद्धि चाहिए उसी मात्रा में हृदय की अनुभूति की आशा भी होती है। ऐसे तौलना आसान न होने के कारण उन्हें पूर्ण रूप से समझने वाले दुर्लभ कम ही लोग मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी हंसी मजाक उड़ाने और दानशीलता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दूसरे वो व्यक्ति होते थे जो उग्र व्यवहार की इनकी बुराई करते हारते नहीं थे। उनका दुख कोई समझता नहीं था, उनके निकट कोई पहुंच नहीं पाता था। इसी कारण उनके विद्रोह की असफलता यह सच्चाई बताने के लिए उनके चरित्र की चमकती रेखाओं पर काली बत्ती फेर कर बदला लेते रहते। निराला जी के संबंध में फैली हुई व्याकुल कर देने वाली अफवाहें इसी इच्छा पद से संबंध रखती हैं। मनुष्य जाति की नासमझ का इतिहास हिंसक और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मानव ने अपने महानता पर समझ में आने वाले व्यक्तियों को अलग कर सभी उसे विष देकर, कभी सूली पे चढ़ाकर, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी जंगलीपन मूर्खता के इतिहास के नए पन्ने जोड़े हैं। प्रकृति और बुद्धि न जाने कितने असफल प्रयोगों के बाद ऐसे मनुष्य का निर्माण कर पाती है जो अपने निर्माताओं से उच्च हो, पर एक ही जाति में ऐसे अद्भुत निर्माण को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते हैं। वह उनकी समझ के बाहर ही होते हैं अथवा उसका सच्चाई इनकी संदेह से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग में एक विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, अतः उन्हें अपने युग का लांछन झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह मजबूत जंजीरें भी तो नहीं थी जो उन्हें बचा सके। बाहर के चोटों के लिए हथियार भी बन सकते थे,
नहीं, उनके निकट ना तो माँ, बहन, भाई आदि कोई भी तो नहीं था। पत्नी के मृत्यु का दर्द सूखे पत्ते की तरह बन गए थे। आर्थिक कारणों के कारण बिना माँ के बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाने की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे कुछ न कर पाने पर केवल दर्शक पात्र ही बनकर रह गए। पुत्र को सही शिक्षा से दूर रखने के कारण उसकी तिरस्कार के पात्र भी बने रहे। ये थे हमारे निराला जी। इस परिच्छेद में आपको इतना ही समझाया गया है। अब देखिए, इस परिच्छेद पे आधारित आपको स्वाध्याय दिया गया है, आपको आकलन दिए गए हैं जिसमें कृति पूर्ण कीजिए, फिर दूसरा आपको है संजाल पूर्ण करना है, फिर इसके बाद एक संजाल और इस परिच्छेद से बन सका है तो मैंने लिया है। शब्द संपदा आपको दी गई है, समानार्थी और प्रत्यय लगाकर आपको लिखना है। अभिव्यक्ति दिया है कि सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति की सहृदय और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस पर आपको अपने कथन, अपने विचार लिखने हैं। आइए अब हम अपने अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर लेखिका आपको क्या बता रही हैं। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, परिच्छेद को संक्षिप्त रूप से मैं आपको समझाती हूँ। अपने विरुद्ध परिस्थितियों में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिसे दूसरों की सहायता बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें निस्वार्थ विजय मिली, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी डरने का नाम देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। छल कपट के जाल में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्त नहीं मानते। जो अपने पथ की सभी देखा अनदेखा बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी तकलीफों को हृदय पे झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग निर्माता कहते हैं। ऐसे लोग ही युग निर्माता, रचनाकार बनते हैं। निराला जी भी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभव के चुभन का जहर साधारण मनुष्य की आत्मा को बेहोश करके उसके सारे जीवन को जहरीला बना देता है, उसी से उन्होंने हमेशा जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है, वे उनकी हार के नहीं बल्कि ताकत के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर मेहनत, चंचल झलक और सावधान कला की संगम न कोई किनारों पर सूखती है और न बिना किनारों के समुद्र की पहचान खोती है। जीवन की नज़र से निराला जी किसी मुश्किल सीप में ढले आकार मोती नहीं है, जिसे अपनी महानता गुणों का साथ देने के लिए सोना और खूबसूरत प्रतिष्ठा के लिए आभूषण यानी गहने के रूपों की जरूरत हो। वे तो बिना योग के वे लोहे के टुकड़े के समान है, जहां उनका छूना आसान है। यदि छूने वाले में मानवता के कण है, छोटे से कण है, तो वो किसी को भी छूकर सोना बना देंगे। लोहे की अमूलता दूसरों का कीमत बढ़ाने में नहीं है, उसके मूल्य में कोई जोड़ सकता है और ना ही घटा सकता है। आज हम पाखंड, स्पर्धा, अज्ञान और संदेह के ऐसे धुंधले पल में चल रहे हैं, जिसमें स्वयं को पहचानना तक बेटा कठिन हो गया है। साथ में चलने वाले लोगों को सच्चाई में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले समय इस कलाकार को अकेले यात्रा की कीमत देख सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की आवाज़ तक तूफान में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आने वाले समय के लिए अच्छी रहेगी, पर उस विचार के जीवन की भूमिका की जरूरत होती है, उसे तो एक ही समय दिया जा सकता है। साहित्य के नए समय की राह पर निराला जी का संसार गहरा और पूर्ण रूप से स्पष्ट है, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ भी रहेगी। इस राह के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर विकट पीड़ा पर उनके खून का रंग आपको अवश्य पढ़ने के लिए मिलेगा। यही महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरण में निराला जी को लेकर लिखा हुआ है। अब आप इस परिच्छेद पर आधारित स्वाध्याय देखिए, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है। संजाल दिया गया है, संजाल के उत्तर भी आपको दिए गए हैं। फिर कृति पूर्ण कीजिए, कृति भी दी गई है और उस पर आपको आधारित 2 उत्तर लिखे गए हैं। आगे देखिए, स्वाध्याय निरंतर आपका जारी है, शब्द संपदा दी गई है और फिर अंतिम में आपको अभिव्यक्ति दी गई है। मनुष्य का जीवन सतत संघर्षमय है, इस पर आपको अपने विचार लिखने, यानी मनुष्य जब तक इस
जगत में है तब तक उसका जीवन आसानी से नहीं चल सकता है, संघर्षमय ही रहेगा। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। अब आप देखिए, इस पाठ पर आधारित आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जहां पर इस पाठ से, इस परिच्छेद से ही आपको ढूंढ कर लिखना है। निराला जी के चारित्रिक यानी उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। उनके फिर दूसरा है निराला जी का मित्रता भाव स्पष्ट कीजिए। उनका मित्रता भाव किस प्रकार से रहा है, जो आपने अच्छी तरह से देखा है सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त को लेकर, उस पर आपको लिखना है। फिर निराला जी का आतिथ्य भाव यानी जो अपने अतिथियों के लिए आदर सम्मान रखते थे, किस प्रकार उनका स्वागत करते थे, आपको उस पर उत्तर लिखने हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान या आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आलोचकों ने महादेवी को नाम दिया है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा के 2 काव्यों के नाम निहार निर्जा। महादेवी वर्मा के 2 प्राप्त सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार और मंगल प्रसाद पुरस्कार, ये आपको दिए गए हैं। तो आप ये ध्यान से लिख लीजिएगा। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।